हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर मैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर को हम जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं मेरे चैप्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस और एडवांस के लिए, ये बोर्ड्स में भी आता है। तो चलो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो चैप्टर में पहले हम पढ़ेंगे फाइंडिंग मैग्नेटिज्म में। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मतलब चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले हमारे पास है कि पहला टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो है बायो-सावर्ट्स लॉ। फिर हमारे पास आएगा एम्पियर्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। लेकिन ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर दिया है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिर हम यूज़ करेंगे DL क्रॉस R। और इसके लिए हम बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ यूज़ करेंगे। और हाँ, मैग्नेटिज्म एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का एक पार्ट है मैग्नेटिज्म। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर दिया है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर आएगा DL क्रॉस B। B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मूविंग चार्ज है, अगर मूविंग चार्ज के लिए हम मैग्नेटिक फोर्स निकालें तो फिर मूविंग चार्ज के लिए जो मूविंग चार्ज का वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि जेई मेंस और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और बार मैग्नेट पढ़ना पड़ेगा हमें। तो पहले हम देख लेते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट्स लॉ बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम दिया है जहाँ पे एक लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है हमें, जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, और हमने DL एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसे हमारे पास एक वायर दिया हुआ है और उस पर हमने DL एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ से एक पॉइंट का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि P होगा और डिस्टेंस ये R होगा। और जो R इस वायर के साथ एक एंगल बना रहा है तो इस एंगल थीटा होगा। तो ऐसा एक सिस्टम बना है हमारे पास। तो इस सिस्टम में जो R है हमारे पास, वो R है पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू DL ऑन वायर। ये समझ आ रहा है। और जो बायो-सावर्ट्स लॉ में हम देखेंगे वो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड और मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो पहले हम क्या लेंगे? पहले हम एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको कंप्लीट वायर में देखेंगे कि कंप्लीट वायर में ये क्या होगा। जो R है वो मैंने बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर है किसका, P का विथ रिस्पेक्ट टू DL। और अगर मॉड लगा देंगे तो ये नॉर्मल R बन जाएगा, उसके ऊपर वेक्टर से नहीं लगेगा। जो DL हमने लिया वो है स्मॉल एलिमेंट ऑन करंट कैरिंग वायर विथ DL इज इक्वल टू DL, मतलब DL का जो मॉड आएगा वो DL के बराबर आएगा। एंड अलोंग द वायर अलोंग द करंट, तो DL का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द करंट होगा। DL का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द करंट होगा। अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि एक वेक्टर A दूसरा वेक्टर B है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होगा A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने A क्रॉस B करना है तो फिर राइट हैंड थंब रूल, मतलब हम A की तरह हमें हमारा हाथ लेना है और B की तरफ हमें हाथ घुमाना है, रोटेट करना है। तो ये राइट हैंड थंब रूल से ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, जो आंसर होगा वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा हाथ, और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आ रहा है, वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है। और अब एक चीज़ देख लो कि एन कैप जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, क्योंकि ए और बी तो एक्स वाई प्लेन में है और एन कैप जेड प्लेन में आ रहा है हमारे पास, और वाइस वर्सा होगा ये।
और अगर ये बी क्रॉस ए बन जाएगा तो फिर ये अंदर जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जाएगा। डॉट डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इसको हमें याद रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम याद रखेंगे कि बी एट पी मतलब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है उसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, बी एट पी ड्यू टू डी एल। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई डी एल इंटू आर वेक्टर बाई आर क्यूब। तो डी एल क्रॉस आर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास है डी एल क्रॉस आर और म्यू नॉट बाई 4 ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 ये हमारे पास कांस्टेंट है, आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। अब देखो कि ये जो आर वेक्टर है उस आर वेक्टर को उस ये जो आर वेक्टर है हमारे पास, उस आर वेक्टर को अगर हम ऐसे लिखेंगे आर इंटू आर कैप, आर इंटू आर कैप हम लिखेंगे और नीचे ये देखो कि आर क्यूब है, तो फिर क्या होगा, इस आर से क्यूब कट जाएगा और ये आर स्क्वायर बन जाएगा और जो आर कैप है वो तो आर कैप ही रहेगा। तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो ये दोनों सेम ही है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आर को हम आर मान ले, मतलब आर को अगर आर वेक्टर को आर का मॉड ले ले, फिर एक आर कैप हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और जो बाकी का फॉर्मूला था वो सेम ही रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये सेम ही रहेगा। और डी एल क्रॉस आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल क्रॉस आर को हम लिख सकते हैं डी एल साइन थीटा एन कैप, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो फिर साइन थीटा आ जाता है हमारे पास। और आर जो आर कैप है हमारे पास वो तो एक यूनिट वेक्टर हो गया जो कि हमें डायरेक्शन दिखाता है, तो म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा एन कैप बाई आर क्यूब। एन कैप मतलब डायरेक्शन, एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है डायरेक्शन हमारे पास यूनिट वेक्टर का। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है डी एल वेक्टर क्रॉस आर, ये हमें ये जो हमारे पास दिया हुआ है डी एल क्रॉस आर, ये होगा मैग्नीट्यूड, ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाएगा। और नीचे जो हमें दिया हुआ है डी एल क्रॉस आर वेक्टर का मॉड, तो ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। तो फिर अगर मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो फिर हमें सिर्फ डायरेक्शन मिलेगा जो कि है इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। हमारे पास डायरेक्शन आ गया एन कैप का। अब हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, लेकिन ये तो आपको पता ही कि आई कैप राइट में होता है, जे कैप ऊपर होता है, के कैप सामने होता है, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे। और एक चीज़ याद रखो कि आई कैप इंटू जे कैप के कैप होता है हमेशा, और आई के कैप इंटू आई कैप हमेशा जे कैप होता है। अब ये एक टॉपिक पढ़ेंगे हम कि डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि एक इजी टॉपिक है, लेकिन ये एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये टॉपिक हमें देखना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को पता है कि टेस्ला होता है, टेस्ला इसका ऐसा यूनिट है। और जो फोर्स है, इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, एल का मतलब लेंथ। तो ये इसका डायमेंशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर बी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा mL/-2 डिवाइडेड बाई एम्पियर लीटर। mL/-2 डिवाइडेड बाई एम्पियर लीटर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि
देखो यहाँ पे एम्पियर, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एल एल कट जाएगा। एम्पियर ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, तो एम्पियर हम -1 लिख सकते हैं, और एम और टी पावर -2 है तो ऊपर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एम ए पावर -1 टी पावर -2। और इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 टेस्ला इक्वल टू 1 kg पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ से देख सकते हैं पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें 1 टेस्ला बराबर होता है 1 kg पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर का, और इसको हम बोलते हैं इक्वल टू 10⁴ गॉस। CGS यूनिट में हम इसको गॉस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड को एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी देखा जाता है, ये लाइन याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के हिसाब से देखा जाता है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कि B = μ0/4π × dl sin θ I/r²। ये फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जो μ0 का वैल्यू आता है हमारे पास, उस μ0 का वैल्यू हमारे पास आता है मतलब यूनिट हमारे पास आता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर आता है हमारे पास, और टी का मतलब यहाँ पे टेस्ला है। और इसका डिमेंशन अगर हम देख लेंगे तो इसका डायमेंशन बनेगा m a-1 t-2l। मैग्नेटिक फील्ड का जो डिमेंशन था हमारे पास वो है m a-1 t-2। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर भी एक एम्पियर है, नीचे भी एक एम्पियर है, और ऊपर का एम्पियर -1 में है, मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो फिर नीचे एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम एम्पियर की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो फिर इसका डिमेंशन हमारे पास आ जाएगा m a-2 t-2l। और μ0 का जो वैल्यू है हमारे पास वो हमें याद रखना पड़ेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर में, 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब यहाँ पे देखो कि 1 टेस्ला बराबर क्या होता था, 1 kg एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम टेस्ला मीटर पर एम्पियर को अगर हम इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा कि μ0 = 4π × 10⁻⁷ kg मीटर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता था हमारे पास वो क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट का हमारे पास वैल्यू है कि Q1 Q2, हम डिमेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप याद करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे था कि अगर एक चार्ज हमारे पास ऐसा हो Q1, एक चार्ज हमारे पास ऐसा हो Q2, और उसके बीच का डिस्टेंस है R, तो हम क्या लिखते थे, F = K Q1 Q2 अपन R²। और K को हम क्या लिखते थे, 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो ε0 अगर इधर आ जाए तो ε0 क्या बनेगा, Q1 Q2 4πfr²। अब ये देखो कि 4π का तो डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट रहता है, 4 × 3.14। तो फिर ε0 का जो डायमेंशन बनेगा वो Q1 Q2 fr², इसका डायमेंशन बनेगा। तो इसका डायमेंशन बन रहा है हमारे पास एम्पियर स्क्वायर टेस्ला स्क्वायर पर m l t-2 l²। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m नीचे है तो फिर m -1 आ गया हमारे पास। अब देखो कि l नीचे 2 है और m के पास भी l है, तो l ये दो l मल्टीप्लाई हो गया, l और l², तो फिर l -3 आ गया। अब t की पावर 4 है हमारे पास, तो नीचे t -2 है और ऊपर t2 है, तो t पावर 4 आ गया हमारे पास, और ये एम्पियर स्क्वायर ऊपर आ गया हमारे पास। जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है हमारे पास वो होता है एप्सिलॉन नॉट = 8.85 × 10⁻12।
एस पावर 4 एम्पियर स्क्वायर केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी केजी मीटर क्यूब। एस पावर 4 एम्पियर स्क्वायर केजी मीटर क्यूब ये यूनिट होता है हमारे पास, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है कि 8.85 × 10⁻12 होता है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हो 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और μ0 होता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है हमारे पास 4.2 × 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसका 1/√ओवर प्रोडक्ट हमें निकालना होगा। इसका जो डायमेंशन बनेगा 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा L × T⁻⁻1। हमें देख लेते, एक बार देख लेते कि ये कैसे बनेगा। जो μ0 होता था वो होता था ma⁻2 T⁻2 L। ये होता था μ0, और एप्सिलॉन नॉट होता था हमारे पास m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 a स्क्वायर, और इसका 1/√ओवर हमें निकालना है, मतलब 1/√ओवर का यूनिट हमें निकालना है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा हमारे पास? अब देखो कि यहाँ पे +m -m कट गया, a-2 a+2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? T4 - 2 क्या होता है T स्क्वायर, और L क्या होता है हमारे पास L1 - 3 L, यहाँ पे देखो हमारे पास है L1 और ये हमारे पास है L-3, तो 1 - 3 -2 हमारे पास आ गया, तो फिर ये आ गया हमारे पास T/L स्क्वायर, मतलब ये μ0 × एप्सिलॉन नॉट का डिमेंशन है हमारे पास। तो फिर अगर हम 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे वो √ओवर, तो ये हो जाएगा 1/√ओवर T/L स्क्वायर इक्वल टू 1/T/L इज इक्वल टू L/T। तो ये L/T हो जाएगा हमारे पास इसका यूनिट। तो देखो आप देख ही सकते हो इसका यूनिट L/2 आ रहा है हमारे पास। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा C, तो इसका वैल्यू आएगा C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। मतलब इसको कैलकुलेट करके हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।